नमस्कार दोस्तों, वाव डायरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं 144 साल बाद लगने वाले महाकुंभ में, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। पूरा देश मानो कुंभ की तरफ प्रस्थान कर रहा हो। इस लहर से हम भी अछूते नहीं रहे। मन में भक्ति, तन में जोश भरकर हमने भी टीम बनाई और तीर्थ करने निकल पड़े। गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम वाली पावन धरती के दर्शन करने। कहते हैं प्रयागराज में आगमन मात्र से ही लोगों के पाप मिट जाते हैं। प्रयागराज अर्थात यज्ञ की धरती। भगवान ब्रह्मा ने इसे सर्वप्रथम पवित्र यज्ञ हेतु चुना था। तत्पश्चात भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ यहीं पर किया। भगवान भारत के 4 कुंभ स्नानों में से प्रयागराज भी एक है, जहां समुद्र मंथन के समय अमृत की बूंदें गिरी थी। इसके अलावा प्रयागराज प्रसिद्ध ऋषि मुनियों की भी निवास स्थली रही है, जैसे ऋषि दुर्वासा, ऋषि पाणा, ऋषि भारद्वाज इत्यादि। हमारी बस यूपी रोडवेज की एसी बस थी, जो दिन में 3 बजे आईएसबीटी देहरादून से रवाना हुई कानपुर के लिए। बट बस का टाइमिंग कहें कि ड्राइवर की सेफ्टी मेजर्स कहें कि इतनी स्लो चल रही थी कि ऐसा लगता था मानो अगले 12 साल बाद जो दोबारा कुंभ लगेगा तब तक तो ये हमको पहुंचा ही देगी। यार, हमें देहरादून से मुरादाबाद का 200 किलोमीटर का जो सफ़र है उसको तय करने में हमारी बस को 9 घंटे लग गए। अगर इस हिसाब से देखेंगे तो हमारी बस 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है। और तभी मैं सोचूं कि कभी कभी तो टेम्पो भी हमें पीछे छोड़ दे रहा था, कभी बाइक, स्कूटी, ये तो हमसे आगे जा ही रही थी। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी सरकारी बसेस ऐसी ही हैं। इसका तो तय समय था कि ये सुबह 6 बजे कानपुर पहुंचाएगी। आगे पैसेंजर की मर्जी है कि वो उसमें जाए या ना जाए। सेफ्टी ऑलवेज कम्स बिफोर स्पीड। रात को 12 बजे हम मुरादाबाद बस स्टॉप में पहुँचे, तब भी बस स्टॉप में झाड़ू लग रहा था। स्टेशन इतना साफ़ था कि बिना बिस्तर के भी आदमी नीचे सो सकता था। रिसेंट टाइम्स में सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जब से सफाई कर्मचारियों को आउटसोर्स किया है, तब से क्लीनलीनेस में रेवोल्यूशन आ गया है। वरना बचपन में और हमारे स्कूल टाइम में आज से 10 साल पहले तक भी जब हम ट्रैवल करते थे तो बस स्टॉप बहुत ही गंदे हुआ करते थे, और यहाँ का टॉयलेट यूज़ करना तो मानो नरक की पीड़ा झेलने के बराबर दुखदायी हुआ करता था। स्वच्छ भारत अभियान का भी काफ़ी असर पड़ा है और लोगों में जागरूकता आई है। खाने के लिए रोड साइड किसी ढाबे पर बस रुकी है। ढाबा कम रेस्टोरेंट ज़्यादा लग रहा है। एक्चुअली दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली ढाबे में तो गर्मा गर्म जो खाना होता है बनता भी है, सर्व भी होता है, और रेस्टोरेंट में बने बनाए खाने को गर्म करके सर्व करते हैं। भाई, पूरे रेस्टोरेंट को एक ही आदमी ने संभाल रखा है। खुद ही ऑर्डर ले रहा है, खुद ही बना रहा है, खुद ही सर्व कर रहा है। 230 रुपये का ये पनीर है, देखो, है ना, एक आदमी के लिए भी कम पड़ जाए। 35 रुपये का बटर नान है। ऐसा लग रहा है जैसे रोटी में 2-3 छेद करके लेके आ गए हों। बटर की जगह ऊपर से 2 बूंद रिफाइंड डाल रखी हैं। और सफ़र में सफरिंग से बचना हो तो मुझे तो यही लगता है जहाँ तक हो सके होममेड खाना कैरी करना चाहिए। तभी रेस्टोरेंट में अगर देखोगे आप तो अंदर भी भीड़ ज़्यादा नहीं है। सारे पैसेंजर बाहर चाय पीकर ही गुजारा कर रहे हैं। रात गई बात गई। नेक्स्ट डे 7 बजे मॉर्निंग में हम कानपुर पहुँच गए। यहाँ से हमें दूसरी बस लेनी थी प्रयागराज के लिए। इसके लिए हमें जाना पड़ा झकरकट्टी बस स्टॉप पर। कानपुर बहुत बड़ा शहर है, इंडस्ट्रियल एरिया है, और आज पहली बार देखा। जीके में बहुत बार पढ़ा था, वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन इंडिया। अभी तो शहर उठा भी नहीं है, इसलिए शांति है। बस हमें 5 मिनट वेट करने के बाद बस मिल गई है प्रयागराज के लिए। बस सर्विस प्रयागराज के लिए इतनी फ्रीक्वेंट है कि हर 5 मिनट में एक सरकारी बस चल रही है। बाकी जिसने टैक्सी करनी है, प्राइवेट बस करनी है, कोई और भी व्हीकल करना है तो उसकी फैसिलिटी तो है ही है। एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी कि यूपी की रोड्स इतनी शानदार हैं। 8 लेन्स रोड तो काफ़ी कॉमन है। हम एक छोटे शहर देहरादून से आते हैं। यहाँ की जो यूपी की 5 किलोमीटर रोड है, इसमें तो हमारे पूरे देहरादून की रोड कवर हो जाएंगी शायद। प्रयागराज से तकरीबन 50 किलोमीटर पहले ये जिला है फतेहपुर, और यहाँ पे जाम लगा हुआ है। जाम इसलिए नहीं है कि ट्रैफिक के कारण, बल्कि इसलिए है कि आगे रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसलिए अवरोध आ गया है। बट हमारी बस तो सरकारी है, और सो हमारा ड्राइवर हमें अपोजिट लेन से ले चला है। बाकी तो सारी स्टार बस, मून बस, स्लीपर बस धरी की धरी रह गई हैं, जाम में फंसी रह गई हैं, और हम तो वीआईपी बन के जाम से बाहर भी निकल। फाइनली रात के 11 बजे हम प्रयागराज पहुँच गए। शहर के अंदर बहुत जाम था। तकरीबन लोगों को 10 से 12 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। हमने तो एक बाइक की और नाइट के लिए होटल बुक था, वहीं चले गए। सुबह फ्रेश कपड़े पहनकर करीबन 4 बजे हम संगम की तरफ चल पड़े।
प्रयागराज में रात का दिन का पता ही नहीं चल रहा है। इतनी रौनक है कि दिन भी रात के जैसे, रात भी दिन के जैसे ही जगमग है। थोड़ी रौनक अगर देखनी हो, अगर आपको और अच्छा से थोड़ा सा लाइटिंग देखना हो, तो आपको अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट में संगम किनारे पक्का देखना चाहिए। दिन में ये लाइटिंग की जो वो है खूबसूरती है वो नहीं दिखती है। संगम इतनी रोशनियों से जगमगा रहा था कि मानो ऐसा लग रहा था कि हमारी आंखें ही तृप्त हो गई हैं। रोशनी इतनी कि सूरज से ही जैसे मुकाबला हो इसका। हमने सोचा सुबह 4 बजे भीड़ नहीं मिलेगी, बट जैसा कि माहौल है 24/7 लोगों का हुजूम, आस्था बंद ही नहीं हो रही है। घाट इतने बड़े, इतने विशाल और अनंत, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े घाट कभी नहीं देखे हैं। हमने हरिद्वार और ऋषिकेश के घाट देखे हैं, तो हमारे हिसाब से जो सी बैंक होता है वो इतना ही बड़ा होता होगा शायद, बट आज पहली बार जो है प्लेन एरिया के घाट तो और भी सुंदर है। और संगम के घाट तो अपने आप में ही अद्भुत हैं, अकल्पनीय हैं। 2025 में ये इस रूप में दिख रहे हैं, तो सोचो त्रेता युग में, द्वापर युग में या आज से 70 साल पहले कितने खूबसूरत, सात्विक और नेचुरल दिखते होंगे ना। यूपी में ज़मीन बहुत है, तो वो तो थैंक गॉड है, यहाँ सरकार ने इंक्रोचमेंट करने नहीं दिया है इस घाटों के आसपास। नहीं तो यहाँ तो ज़मीनों का भी जो है कंपैरिजन करो तो एरिया उत्तराखंड में होता ना, अगर यही वाला एरिया, तो यहाँ तो नदी भी नहीं बसती। उत्तराखंड में लोग नदी पर भी जो है फार्म हाउस या फिर जो है रिजॉर्ट्स वगैरह बना चुके होते। हमारे स्टेट यानी उत्तराखंड में लोगों की, भूमाफियाओं की, सरकार की लालच की कोई सीमा ही नहीं है। हमारी राज्य सरकार तो भूमि, जल, जंगल सब बेच चुकी है। यात्रियों के लिए कई घाट बने हुए हैं, कुछ स्थायी हैं, कुछ अस्थायी हैं। दूसरा, यहाँ स्नान करने के बाद श्रद्धालु यहाँ से कंटिन्यूसली वापस लौटने में है, जो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे रुकेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो आने वाले बाकी जो लॉट है श्रद्धालुओं का, उनके लिए नहाने के लिए स्थान नहीं बचेगा। तो लोग आए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, मतलब कंटिन्यूस जो साइकिल है, प्रोसेस है, वो गोल गोल चला जा रहा है। तो जिसके कारण भीड़ मैनेजमेंट करने में भी ज़्यादा मतलब जो है ईजी हो पा रहा है इन लोगों के लिए। और दूसरा, ऐसा होना भी चाहिए। और कंटिन्यूसली जो है गवर्नमेंट के थ्रू अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं कि यहाँ पे स्नान करके आप प्रस्थान करिए। यहाँ से पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री, वॉलंटियर्स, होम गार्ड, पीएसी, सब के जवान इतने मुस्तैदी से काम कर रहे हैं ना, जिसका किसी देश में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं, लाइफ भी सेव कर रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल, क्राउड कंट्रोल और दंगा कंट्रोल, इन सब के बावजूद इतने काम, सोचो कितने काम, संयमी। यूपी पुलिस का अलग ही एक चेहरा देखने को मिला है अभी। जब हम छोटे थे, स्कूल टाइम पे थे, तो उत्तराखंड और यूपी एक ही था। लोग यूपी पुलिस से थर थर काँपते थे। यूपी पुलिस कम, गुंडे ज़्यादा लगते थे। लड़कियों, औरतों का अकेले ट्रैवल करना यूपी में कहीं पर भी सेफ नहीं हुआ करता था पहले। बदमाश से ही नहीं, बल्कि पुलिस से भी लेडीज़ को डर लगता था। आज के 10 साल पहले तक यूपी पुलिस की ऐसी इमेज हुआ करती थी, जैसे मैं भी आपको बता रही हूँ। यूपी पुलिस के टाइम में उत्तराखंड की औरतों का तो रामपुर तिरहा में जो शोषण हुआ वो सबको पता ही है। उसके बाद यहाँ की जो एक्स सीएम है, चीफ मिनिस्टर मायावती तक का जो है एक्सप्लॉयटेशन करने की पूरी कोशिश की गई। सोचो जब इतने हाई प्रोफाइल लोग, जब यहाँ पे लेडीज़ सेफ़ नहीं थी, तो जो नॉर्मल लेडीज़ होती होंगी उनका क्या हाल होता होगा, या फिर लोगों का क्या हाल होता होगा। और सोचो तो जनता कितनी टॉर्चर रहती होगी यहाँ पहले। बट अभी हालात तो बहुत बदले हुए हैं। जैसी राजा होती है वैसी प्रजा हो जाती है, वैसा शासन हो जाता है। दुशासन था जो सुशासन में तब्दील हो चुका है। पुलिस की छवि वाकई बहुत पॉजिटिव हो गई है। हमारा तो लेडीज़ का ग्रुप है, अकेले यूपी को ट्रैवल कर लिया है हमने पूरा 1-1.5 दिन से। रात को सड़कों पर भी सफ़र किया, होटल में भी रुके। ईश्वर की कृपा से सब कुछ सेफली हो रहा है। इसमें यूपी के शासन व्यवस्था की, यहाँ की पुलिस फोर्सेस की, इन सब चीज़ों की बहुत बड़ा जो है इनका योगदान भी है और उनका धन्यवाद भी है। दूसरी एक और बात बड़ी ध्यान देने लायक है, वो ये है कि इतने लाखों करोड़ों की भीड़ में हम लोग चले जा रहे हैं। इस सब के बावजूद भी कहीं पर कोई छेड़खानी नहीं है, एक चप्पल तक किसी का चोरी नहीं हुआ है। संगम की छटा को ना हम शब्दों में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हैं। मैं एक राइटर होती, तो कवि होती, तो अपनी फीलिंग्स को आप तक पहुंचा पाती कि यहाँ पर आने पे कैसा लगता है हम लोगों को ना। वो फीलिंग्स जो है एक्चुअली नॉन राइटर, नॉन फिक्शनल, नॉन पोएटिक होने के कारण वो फीलिंग्स को हम डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं। पर जो फीलिंग है ना, वो तृप्ति की, सात्विकता की बोल सकते हो। ये आप देख के भी फील नहीं कर सकते हैं, या आप सुन के, पढ़ के
कैसे भी फील नहीं आ सकती है जब तक हम यहाँ पे खुद जो है मौजूद नहीं होते हैं। और ये जो कल्पना है ये शब्दों के परे है। हर श्रद्धालु डुबकी लगाकर इतना आनंदित प्रफुल्लित महसूस कर रहा है ना, जिसकी कोई व्याख्या कर ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि सब पाप धोने आए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि लोग अब नहाने के बाद पाप कभी नहीं करेंगे, पर इतने ठंडे जल में डुबकी लगाने के बाद आपकी विकृति जो होती है वो जम जाती है, और जो हमारे शरीर के अंदर आनंद रूपी रस होता है ना वो टपकने लगता है। भीड़ देखो संगम पर, ऐसे कई घाट आपको दिखेंगे। हमें तो घाट नंबर 27 पर स्नान करने का मौका मिला है। लोग सब अपने आप में तल्लीन हैं। कैसे स्नान किया, कब स्नान किया, कहाँ स्नान किया, इस सब चीज़ों से लोगों को किसी को कोई लेना देना नहीं है। सब अपने आप में ही आनंदित हैं, अपने आप में ही बिजी हैं, इंगेज हैं। मानो नज़रों में प्रभु ही समा गए हों। सब कुछ पवित्र दिख रहा है। इतना पवित्र त्रिवेणी का जल सबको उनके रोग और विकारों से दूर रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे, जन कल्याण हो, हमारा आपका और विश्व का भी कल्याण हो, और हमारे सनातन धर्म की भी सदैव जय जयकार हो।